नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल KNC कुसुम नेट क्लासेस में। साथियों, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ऋग्वैदिक कालीन समाज के इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में। क्या यानी कि ऋग्वैदिक काल में जो समाज एग्जिस्ट कर रहा था उसकी आर्थिक स्थिति क्या थी और वो लोग अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए या फिर अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलाप के लिए, जीविकोपार्जन के लिए वो लोग किस तरीके की अर्थव्यवस्था को अंजाम दे रहे थे और कौन कौन सी चीज़ें कर रहे थे अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए। तो आइए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले आप कलम और कॉपी उठा लें हमेशा की तरह, और आप हमारे साथ चीज़ों को लिखते चलेंगे और लिखने से ज़्यादा आप समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग बारी बारी से एक एक बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, आपको यह जानना चाहिए कि ऋग्वैदिक काल कब से कब तक चला है। यह पॉइंट आपको बार बार मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। यह चला है 1500 से लेकर 1000 BC तक। ठीक है, 1500 से 1000 BC तक भारत का समाज ऋग्वैदिक समाज के नाम से जाना जाता है। और उस समय में हमारा समाज अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कौन कौन से तरीके अपना रहा था। पहला, वो लोग मुख्य तौर पे कृषि अपनाए थे, उसके बाद पशुपालन पे निर्भर थे, और तीसरा है व्यापार एवं वाणिज्य भी करते थे, और चौथा कई तरह के व्यवसाय एवं उद्योग धंधे भी किया करते थे। तो आइए हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में। तो ऋग्वैदिक काल के लोग, ठीक है, ऋग्वैदिक समाज के लोग, ऋग्वैदिक पीरियड के लोग क्या करते थे, कृषि योग्य भूमि को उर्वरा कहते थे। ठीक है, यानी कि उस समय का जो लैंड है जिस पे कृषि किया जा सकता है, जिस पे एग्रीकल्चर किया जा सकता है, जिस पे आप किसी तरीके का फसल का उत्पादन कर सकते थे, उस जमीन को ऋग्वेद के लोगों के द्वारा उर्वरा कहा गया है। उर्वरा का अर्थ है उपजाऊ जमीन, और उसके साथ साथ एक नए शब्द का इस्तेमाल किया गया है जिसको क्षेत्र बोला जाता है। जैसे आप सामान्य भाषा में जमीन के किसी हिस्से को आप क्षेत्र बोलते हो, लेकिन यहाँ पर कृषि योग्य भूमि को, यानी जिस पे आप एग्रीकल्चर कर सकते हो, उसके लिए क्षेत्र शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और दूसरा शब्द उर्वरा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो ध्यान रखिएगा इस फैक्ट्स को, इससे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद दूसरे पॉइंट पे आते हैं, और दूसरा पॉइंट है ऋग्वैदिक काल में यानी ऋग्वेद में हमें फाल का उल्लेख मिलता है। फाल क्या होता है दोस्तों, जो हल के ऊपर का हिस्सा होता है उसे फाल बोलते हैं। तो फाल का भी उल्लेख कहाँ से मिलता है, ऋग्वेद से। और इस बात को प्रमाणित करता है, इस बात को सिद्ध करता है कि ऋग्वैदिक काल के लोग यानी ऋग्वैदिक सभ्यता के लोग कृषि कर रहे थे, कृषि में वो लोग इंटरेस्टेड थे और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कृषि का सहारा ले रहे थे। उसके साथ साथ यह प्रमाण मिलता है कि वो लोग जब कृषि करते थे तो फसल उत्पादन करने के लिए या फसल के उत्पादन में बढ़ोतरी करने के लिए वो लोग खाद का इस्तेमाल करते थे। आज भी आप गांव में जाओगे या आपके यहाँ घर में खेती होता होगा तो धान में खाद डाला जाता है ताकि जल्दी से वो चीज़ों को प्रोड्यूस कर सके, जल्दी से वो आगे बढ़ सके। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे 6, 8, 12, ठीक है, यह मतलब 6 जोड़ी बैल, 8 जोड़ी बैल और 12 जोड़ी बैल का एक साथ हल जोतने का प्रमाण मिला है। इसके बारे में ऋग्वेद में चर्चा की गई है। इससे क्या चीज़ें प्रमाणित होती है, इससे प्रमाणित यह होती है कि ऋग्वैदिक काल के लोग कृषि कर रहे थे, कृषि में पूरी तरीके से रुचिकर थे। उसके बाद वो लोग बुआई, कटाई और मड़ाई, ठीक है, 3 तरीके का सिस्टम है दोस्तों। पहले हम लोग बोते हैं, उसके बाद उसको काटते हैं, फसल को काटते हैं, उसके बाद उसकी मड़ाई की जाती है, यानी उसको कुटाई करने के बाद उसको प्योर करते हैं, फिर अनाज का इस्तेमाल करते हैं। यानी वो लोग इन तीनों पद्धति से परिचित थे, यानी इन तीनों तरह का वो प्रक्रिया को अपना रहे थे। उसके बाद फसल काटने के लिए हंसिया का, यानी जिसको आप हमारे गांव में हंसुआ बोला जाता है, आपके गांव में पता नहीं क्या बोला जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा हंसिया का इस्तेमाल किया जाता था। किस लिए, फसल को काटने के लिए। जब फसल पक जाता था, बड़ा हो जाता था, तो उसको काटने के लिए हंसिया का प्रयोग करते थे ऋग्वैदिक काल के लोग। उसके बाद सिंचाई के लिए, यानी फसल को सिंचाई करने के लिए, उसको पानी देने के लिए उसको नहर का प्रयोग करते थे। उसके साथ साथ अबट का प्रयोग करते थे। अबट आपके लिए एक नया शब्द होगा, आप पहली बार सुन रहे होगे। अबट का अर्थ है खोदा हुआ गड्ढा। जैसे बारिश के मौसम आने से पहले जो मजदूर थे, जो कृषक वर्ग थे, वह जमीन में एक गड्ढा खोद देते थे ताकि वहाँ पर पानी संचित हो जाए, ताकि बारिश के बाद फिर हम लोग फसल की सिंचाई के लिए उस पानी का इस्तेमाल कर
कर सके। तो अबट को बोला गया है खोदा हुआ गड्ढा। खोदा हुआ गड्ढा के लिए अबट शब्द का इस्तेमाल ऋग्वेद में किया गया है। तो सिंचाई के लिए नहर का प्रयोग और अबट का प्रयोग। उसके बाद यब तथा धान्य से परिचित थे, यानी कि दो तरीके के फसल के बारे में इन्हें जानकारी थी। एक यब जिसको आगे चल करके जौ कहा गया, और एक धान्य जिसको आगे चल करके लोग चावल कहते हैं। हालांकि यह बात पूरी तरीके से सही नहीं है, इसको रामशरण शर्मा ने पूरी तरीके से नकारा है और उन्होंने कहा है कि ऋग्वैदिक काल के लोग चावल से परिचित नहीं थे। यह फैक्ट जरूर याद रखिएगा, ऋग्वैदिक काल के जितने भी लोग हैं वह किसी भी तरीके का चावल के बारे में जानकारी उनके पास नहीं है। इसके लिए आपको प्रमाण चाहिए तो आप किसको पढ़िए, आप केसी श्रीवास्तव के प्राचीन भारत को पढ़िए। और केसी श्रीवास्तव के प्राचीन भारत को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप जब ऋग्वैदिक काल वाले चैप्टर में जाएंगे तो वहाँ पे इकोनॉमी का जो सेक्शन है वहाँ पर यह चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो चावल से परिचित नहीं थे। तो यह तमाम चीज़ें एग्रीकल्चर के बारे में थी। ऋग्वैदिक काल में एग्रीकल्चर का क्या कंडीशन था उसके बारे में तमाम बातें थीं। अब बात करते हैं ऋग्वैदिक काल के लोग पशुपालन कर रहे थे। ठीक है, तो पशुपालन के लिए वो लोग किन किन जानवर को पालन किया करते थे। तो पहला पॉइंट याद रखिए कि रामशरण शर्मा एक बहुत बड़े हिस्टोरियन हुए हैं। उन्होंने कहा कि ऋग्वैदिक काल के लोग कृषि के बारे में बहुत कम जानकारी थी उनको। वो लोग मुख्य तौर पे पशुचारी थे, यानी पशु को ही चराने का काम करते थे। ऐसा उन्होंने इस बेस पे कहा क्योंकि ऋग्वैदिक कालीन जितने भी मंत्र हैं ऋग्वेद में उसमें से मात्र 24 मंत्र में कृषि का प्रमाण मिला है, कृषि के बारे में जिक्र किया गया है। इसी को बेस बनाकर रामशरण शर्मा ने यह निष्कर्ष दिया है कि ऋग्वैदिक काल के लोग मुख्य तौर पे पशुचारी थे, कृषि से उनको ज़्यादा कुछ खास संबंध नहीं था। आगे आते हैं, ये लोग बैल, घोड़ा, भेड़, बकरी और गधा और कुत्ता, ठीक है, यह 6 जानवर हैं। यह 6 का ये लोग पालन पोषण करते थे। इसमें से कभी समय समय पे मैंने बताया था कि जब उनके यहाँ अतिथि का आगमन होता था तो वो लोग गाय का मांस भी खाते थे। ठीक है, लेकिन आप देखोगे कि गाय के लिए ऋग्वेद में कई जगह पे गाय को माँ बताया गया है, गाय को देवता के रूप में बताया गया है, सांकेतिक तरीके से वहाँ पे सूचित किया गया है। उसके बाद देखो कि गाय के कानों में छेद को, ठीक है, छेद कर दिया जाता था ताकि उस पर पता चल सके कि यह किसका गाय है, यानी उस पर स्वामित्व को प्रस्तुत करने के लिए, उस पर मालिकाना हक दिखाने के लिए उनके कानों में, जानवरों के कानों में छेद कर दिया जाता था और 8 छेद किया जाता था, जिसे अष्टवर्णी कहा गया है इसे। उसके बाद यह बातें हमने आपको बता दी। कृषि 24 बार उल्लेख किया गया है और बैल का प्रयोग गाड़ी को खींचने के लिए और हल को जोतने के लिए किया जाता था। बैल का प्रयोग मुख्य तौर पे 2 चीज़ों के लिए, पहला गाड़ी खींचने के लिए और दूसरा हल को जोतने के लिए, हल जोतने के लिए, जमीन जोतने के लिए। उसके बाद हम लोग तीसरे पॉइंट पे आते हैं और हमारा तीसरा पॉइंट है, तीसरा इकोनॉमी का बेस है जिसको आप व्यापार एवं वाणिज्य के नाम से जानते हो। तो व्यापार एवं वाणिज्य के लिए लोग क्या करते थे, आप देखोगे कि उस दौर में एक स्पेशल वर्ग है, एक विशेष वर्ग जिसको पणी बोला गया है। पणी लोग जो हैं एक व्यापारी वर्ग है, वही मुख्य तौर पे व्यापार कर रहे थे। उनके अलावा कोई भी व्यक्ति व्यापार नहीं करता था। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ऋग्वैदिक काल का वैसा कौन सा वर्ग है जो व्यापार किया करता था, तो वह पणी वर्ग है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और पणी का शाब्दिक अर्थ आगे चल करके हिस्टोरियन ने व्यापारी ही बताया है। ठीक है, तो पणी लोग केवल व्यापार करते थे, उसके अलावा पणी किसी लोगों को ऋण देते थे। ठीक है, लोगों को लोन देते थे और लोन देने के बाद उनसे ज़्यादा ब्याज लिया करते थे। इसी वजह करके इनको आगे चल करके सूदखोर बोला गया। ठीक है, और आगे चल करके घृणा का पात्र बन गए और सूदखोर के लिए यहाँ पर वेकनाट शब्द का प्रयोग किया गया। वेकनाट, ध्यान रखिएगा, इसको आप जरूर याद रखिएगा। यानी कि पणी क्या करते थे, व्यापार करते थे, उसके साथ साथ लोगों को ऋण देते थे, उसके साथ साथ आगे चल करके जब ये ऋण देते थे कम और ब्याज ज़्यादा लेते थे तो लोगों के अंदर इनके प्रति घृणा का भाव उत्पन्न हो गया और इन्हें सूदखोर कहकर पुकारा गया। ठीक है, और आगे चलकर ये लोग वैश्य समुदाय से जुड़ जाएंगे। ठीक है, जिनका मुख्य कार्य होगा व्यापार करना। उसके बाद ये लोग इस समय में सबसे ज़्यादा व्यापार किसी चीज़ का किया जाता था तो वह चमड़े का किया जाता था, कपड़ा का किया जाता था और चादर का। 3 चीज़ का व्यापार किया जाता था। किसका? कपड़ा का, चमड़ा का और चादर का। याद रखिएगा इसको। उसके बाद व्यापार के लिए लोग निष्क का प्रयोग करते थे। ठीक है, व्यापार के लिए निष्क का प्रयोग करते थे। निष्क एक तरीके का गले का आभूषण होता था जिसके बारे में आगे चल करके कई हिस्टोरियन ने इसे चांदी भी बताया, लेकिन वह बात बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है, उस पर आप ध्यान मत दीजिए। व्यापार के लिए लोग निष्क का प्रयोग करते थे जो कि एक तरीके का आभूषण होता था।
उसके बाद समुद्र के रास्ते भी ये लोग व्यापार किए हैं, बेबीलोन वगैरह से भी व्यापार करने के प्रमाण मिले हैं, इसलिए समुद्र के रास्ते से भी व्यापार किया जाता था, उसका जिक्र किया गया है। ठीक है, यहाँ तक इसको हम खत्म करते हैं। एक बार एक पॉइंट आप ध्यान रखो, एक पॉइंट यह है, पॉइंट यही है कि आप एक बार जो है पनी वर्ग का व्यापार करने के लिए एक जहाज समुद्र के रास्ते कहीं जा रहा था। ठीक है, तो समुद्र के रास्ते कहीं जा रहा था और बीच में उसका जहाज पलट जाता है, तो वहीं पे जाकर के क्या करता है, एक अश्विनी कुमारी, ठीक है, अश्विनी नाम के देवता हैं, ठीक है, अश्विनी नाम के देवता से क्या करता है वह, अश्विनी नाम के देवता से वह प्रार्थना करता है कि हमारे जहाज़ को वापस लाया जाए, हमारे जहाज़ को बाहर निकाल दिया जाए, हमारे माल को वापस कर दिया जाए। हालांकि उससे उसको कुछ होता नहीं है, इससे बस यह निष्कर्ष निकलता है कि समुद्र के रास्ते व्यापार हो रहा था। आपको बस इसी चीज़ पे फोकस करना है, किससे कौन प्रे कर रहा है उससे आपको कोई संबंध नहीं है, एग्जामिनेशन में आपसे उससे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद यही था व्यापार एवं वाणिज्य के बारे में। इसमें मुख्य पॉइंट था कपड़ा, चादर एवं चमड़ा का व्यापार। ठीक है, व्यापार के लिए निष्क का प्रयोग और पणी लोग व्यापार करते थे। 3 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट था, इसी 3 पॉइंट से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। बाकी पॉइंट मैं आपको कॉन्सेप्ट बनाने के लिए बताता हूं कि आप अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बना लो ताकि आपको चीज़ों को रटने की आवश्यकता नहीं पड़े। उसके बाद आते हैं चौथे पॉइंट पे, और चौथा पॉइंट है व्यवसाय एवं उद्योग धंधा भी इस समय चल रहा था। कई लोग छोटे छोटे व्यवसाय करते थे और कई लोग बड़े बड़े उद्योग धंधे भी चलाते थे, जिसमें व्यवसाय जो था वो आनुवांशिक नहीं था, यानी कि व्यापारी का बेटा व्यापारी नहीं बनेगा, कोई भी व्यक्ति व्यापार कर सकता था। लेकिन ध्यान रखिए उस दौर का जो शूद्र वर्ण है, ठीक है, शूद्र वर्ण कब आएगा, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पहली बार चर्चा की जाएगी चारों वर्णों की। ठीक है, विराट पुरुष के शरीर से चारों का जन्म होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्रा का। तो यहाँ पर बताया गया कि शूद्र लोग जो थे उनको व्यापार करने का किसी भी तरीके का कोई भी अधिकार नहीं था, वह व्यापार नहीं कर सकते थे। ऊपर के 3 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, वह व्यापार कर सकते थे। ठीक है, शूद्रों का फिर काम क्या था, शूद्र ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करते थे। ठीक है, ऊपर के जितने 3 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उनकी सेवा करना शूद्रों का मुख्य कार्य हुआ करता था। उसके बाद देखोगे इन व्यवसाय के अलावा कुछ लोगों का स्पेशल उद्योग धंधा चलता था, जैसे एक बढ़ई का कार्य किया जाता था, जो कि लकड़ी का काम करते थे, उनके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है तक्षा। तो इस समय बढ़ईगिरी का भी काम किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ऋग्वैदिक कालीन संस्कृति ग्रामीण संस्कृति है, इसलिए इस समय लकड़ी का काम ज़्यादा होगा। उसके बाद बढ़ई के लिए कौन सा शब्द है, तक्षा शब्द। उसके बाद धातु के लिए यानी लोहे पे आधारित जो काम किया जाता था, आपको पता होना चाहिए कि 1000 BC में भारत में लोहे को प्रमाण पहली बार मिलता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए जब 1000 BC का मतलब है ऋग्वैदिक काल के अंतिम वाले इनिशियल डिक्लाइन वाले फेज की बात कर रहे हैं, तो उस समय धातु का कार्य करने के लिए एक नया वर्ग आया था जिसका नाम है कर्मा, जो आगे चल करके विश्वकर्मा बना। जैसे आज आप लोहे वगैरह की पूजा करते हो विश्वकर्मा पूजा के दिन, तो यह कॉन्सेप्ट उसी समय से चलता आ रहा है। उसके बाद एक नया वर्ग था जिसको स्वर्णकार बोला गया है, जो आज के डेट में भारत में सोनार के नाम से जाना जाता है। ये लोग सोने का काम किया करते थे। उसके बाद चर्मकार एक नया वर्ग था जो कि चमड़े का काम किया करता था, जिसको आज के डेट में चमार कहा गया है, या एक पार्टिकुलर कास्ट भी बन गया, या जितने भी चीज़ों को देख रहे हैं पार्टिकुलर कास्ट बन गया है। इंडिया में भी बढ़ई है, कर्मा से आप विश्वकर्मा बन गया है, जो कि अब विश्वकर्मा भी एक अपने आप में इंडिया में कास्ट बन गया, सोनार बन गया, चमार, ये तमाम तरह के जो लोग हैं उस समय में अपना व्यवसाय कर रहे हैं, कास्ट के रूप में नहीं है। लेकिन आज के दौर में लोग कास्ट का रूप ले लिए हैं, जाति का रूप ले लिए हैं। यह तमाम चीज़ें हमारे यहाँ गुप्त काल के समय से प्रचलित है। उसके बाद रथ निर्माण का तकनीक का प्रमाण मिला है। इस समय के लोग, आर्यन लोग रथ बहुत चलाते थे, रथ को वो लोग बहुत पसंद करते थे। ठीक है, इसीलिए इस समय रथ के निर्माण के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद अयस नामक धातु का उल्लेख मिलता है। कई लोग अयस को लोहे से जोड़ते हैं, श्याम अयस, कृष्ण अयस, लेकिन ध्यान रखिएगा, आप केवल याद रखिए अयस नामक धातु का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। ठीक है, उसके बाद सूरा बेचने वालों का एक अलग वर्ग होता था। सूरा जो मैंने बताया था कि सूरा और सोम 2 रस होता था, जो देवताओं द्वारा भी उसका सेवन किया जाता था, जो कि हिमालय पर्वत के एक मुजबंत नामक चोटी से उसको प्राप्त किया जाता था। तो सूरा बेचने वालों का यानी शराब बेचने वालों का, ठीक है, सूरा एक शराब होता था, एक शराब जिसको कॉमन आदमी भी पी सकता था, लेकिन
सोम एक वैसा शराब होता था जिसको सिर्फ देवता और उस समाज के कुलीन वर्ग ही पी सकते थे, वो बहुत महंगा हुआ करता था। तो सूरा बेचने वालों का एक अलग वर्ग हुआ करता था। उसके साथ साथ जितने भी लोग इस समय व्यापार कर रहे हैं वह किसी को भी हीन दृष्टि से नहीं देखा जाता था कि यह चमड़े का व्यापार कर रहे हैं, सोने का व्यापार कर रहा है, धातु का या लकड़ी का, किसका व्यापार कर रहा है उससे किसी को कोई मतलब नहीं था। सारे व्यापारी वर्ग को अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त थी। उसके बाद देखोगे कि इस समय में सूत से भी, ठीक है, सूत के कटाई के भी प्रमाण मिले हैं। उसके बाद रेशम के वस्त्र का प्रमाण मिला है, उसके साथ साथ ऊन के वस्त्र का भी प्रमाण मिला है। और ऊन बेसिकली गांधार क्षेत्र में जो भेड़ें हुआ करती थी, जो वहाँ के भेड़ थी, उनके ऊन बहुत फेमस थे, उनके ऊन बहुत गर्म हुआ करते थे। तो इस समय 3 तरह के वस्त्र बनाए जाते थे, सूत का भी, रेशम का भी और ऊन का भी। तो यह तमाम चीज़ें थी व्यवसाय एवं उद्योग धंधा के बारे में। तो आज का वीडियो, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मेरे ख्याल से आपको ऋग्वैदिक काल के इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। आप एक बार पढ़ो इकोनॉमिकल कंडीशन को यहाँ से, उसके बाद आप एक बार केसी श्रीवास्तव पढ़िए, फिर देखिए आपको कितनी चीज़ें समझ में आती है। लगभग 90 से 95% चीज़ आपका क्लियर रहेगा। उसके बाद किसी भी एग्जामिनेशन में सवाल पूछे गए हैं इससे, तो सवाल लाइए और उसको आप बनाइए, निश्चित तौर पे आपसे सवाल बनेगा। तो आइए लेक्चर को ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो वीडियो को ख़त्म करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपकी तरह वो भी पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें, उनका भी जारिफ हो सके। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। शुक्रिया, बाय बाय, जय हिंद।